आवाज़ आ रही है? चलें जी, आगे चलते हैं। हमने सारी पेमेंट्स के रूल्स डिस्कस आउट कर लिए थे कि पेमेंट करनी है कैश में नहीं होनी चाहिए, या कैश में हो तो क्या रूल्स हैं, और टैक्स जो है वो भी हमने विद हेल्ड करना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम स्टॉक की। देखिए जी, जब स्टॉक परचेज़ करते हैं ना आप, तो कदर आपने स्टॉक परचेज़ किया, आपने अपनी परचेजेस वगैरह की हैं, तो उसकी जब पेमेंट करनी है, टैक्स है, तो आपने टैक्स जो है वो अपना विद हेल्ड करके पे करना है। क्या करना है आपने? टैक्स जो है विद हेल्ड करना है, और विद हेल्ड करके आपने क्या करनी है, उसकी पेमेंट वगैरह करनी है। असूल तो हमें ये कहता है, असूल तो हमें ये कहता है कि टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट करनी है। अगर आपने टैक्स स्टॉक परचेज किया और टैक्स विद हेल्ड ना किया, वैसे पेमेंट कर दी, तो क्या होगा? तो रिमेंबर, 20% ऑफ परचेजेस और एक्चुअल पेमेंट जो हमने की होगी, इसमें से जो लो अमाउंट होगी वो हमारे क्या हो जाएगी, डिस अलाउ हो जाएगी, हम वो ऐड बैक कर रहे होंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कहते हैं जी, स्टॉक इन इंटरप्राइजेस परचेज स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड मेड अ पेमेंट ऑफ 1 लाख अगेंस्ट सर्विसेज, द पेमेंट मेड थ्रू क्रॉस चेक्स बट नॉट टैक्स वॉट डिडक्टेड। अब टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो जो सर्विसेज के इसने पेमेंट की हैं, इसका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, ये सारी क्या हो जाएगी, इसको डिसअलाउ हो जाएगी। ये सारी की सारी से क्या करनी पड़ेगी, अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता जो इसने स्टॉक परचेज़ किया है 1 लाख रुपए का, स्टॉक के लिए टैक्स था, नहीं पे किया, तो इसका हम 20% लेंगे, 20,000 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें डिसअलाउ हो रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये पेमेंट्स वाला भी हम डिस्कस कर ले, आप खुद पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि अगर आप कोई रिटेल आइटम्स वगैरह ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कमीशन पे करते हैं। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, तो आप जितनी भी कमीशन पे कर रहे होंगे, वो कमीशन क्या क्या होती है, अलाउ होती है। आप उसको अपना एक्सपेंस के तौर पर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो कमीशन आपको अलाउ है। बट इफ़ योर नेम इज़ नॉट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो सिर्फ आपको मैक्सिमम 0.2% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस सेल्स की कमीशन अलाउ हैं। उससे ज़्यादा जितनी भी होंगी वो आपको डिसअलाउ हो जाएंगी। जैसे सवाल है, मिस्टर अख्तर लावा इज़ सेलिंग जूस प्रोडक्ट्स इन थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। वो जूस बेच रहा है, रिटेल आइटम्स में है। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर टैक्स ईयर 2023। सेल्स इसने की हैं 5 मिलियन की, कमीशन इसने पे की है 1.5 लाख की। अब हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। अज्यूमिंग इसका नाम एटीएल में है, इसका नाम एटीएल में नहीं है। देखिए, अगर इसका नाम एटीएल में हो तो इनकम कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। भाई, ये इसकी सेल्स थी, इसमें से जो रेलेवेंट एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम क्या करवाएंगे, वो हम लेस करवा देंगे। तो इसकी इनकम आ जाएगी मेरे पास 4850,000 जो है, वो क्या कंसीडर होगी, इस भाई साहब की इनकम कंसीडर हो रही होगी। और अगर इस बंदे का नाम एटीएल में नहीं है, फिर इसकी इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, देखें। फिर इसके पास वही सेल्स आ जाएंगी हमारे पास, डैट इज़ 5 मिलियन, कि ये इसकी क्या है, ये इसकी 5 मिलियन की सेल्स हैं। इसमें से हमने अब लेस करनी है कमीशन। अब कमीशन में लेंगे एक्चुअल कितनी कमीशन इसने पे की है। एक्चुअल इसने कमीशन पे की है 1.5 लाख रुपया, और हम लेंगे 0.2% ऑफ सेल्स, कि इसने सेल्स कितने की हैं, 5 मिलियन की। 5 मिलियन का हमने लेना है 0.2%, वो आएगा जी पॉइंट,
ये आएगा 10,000। 0.2% लिया, कितना आएगा जी हमारे पास 10,000। हमने देखना लोअर, लोअर यही है, तो हम 10,000 यहाँ पे लेस करवा देंगे। इसकी इनकम कितनी होगी 4990,000। अब देखा जाए, जब उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था उसको 1.5 लाख एक्सपेंस अलाउ किया गया था। अब उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो उसने वो 10,000 ही क्लेम कर पाया। कितना डिसअलाउ किया उसको, 1,40,000 जो है वो इसको डिसअलाउ किया है, वो ये क्लेम नहीं कर पाया। ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा पास्ट पेपर में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्प्रिंग 2022 की एडजस्टमेंट में। ये वाला पॉइंट जो है पूछा हुआ है एग्जामिनर भाई साहब ने। उसके बाद आगे चलते हैं कि रिमेंबर, ये वाला पॉइंट जो है ना, दैट इज़ योर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। और ये आपने क्रैम करने हैं, इसको रट्टा मारना है कि अगर आप अपने ऑफिस में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपको अलाउ होते हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है इस लिमिट तक वो क्या होने चाहिए, एक्सपेंसेस होने चाहिए। वो क्या कहता है, इस लिमिट तक क्या होने चाहिए, एक्सपेंसेस जो हैं वो होने चाहिए। अब वो लिमिट क्या है या वो क्राइटेरिया क्या है, वो हमने यहाँ पर देखना है। अब वो लिमिट है, जो क्राइटेरिया है वो है ये कि जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो इनके मुताबिक होंगे, हमें क्लेम हो जाएंगे, हम लेस करवा देंगे। इनके अलावा हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं और वो हमारी एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च हुए हैं तो वो कभी भी क्लेम नहीं हो सकते। अब वो कौन से हैं कि अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर और वो एक्सपेंडिचर अगर पाकिस्तान से बाहर इनकर हुए हैं उनके कस्टमर्स की या सप्लायर्स की एंटरटेनमेंट के लिए और उसका ताल्लुक बिज़नेस के साथ है तो वो लेस हो जाएंगे। यहाँ कोई भी फॉरेन एक्सपेंडिचर जो हेड ऑफिस ने एलोकेट किए हैं फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट वो भी क्या हो जाएंगे, आपको अलाउ हो जाएंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस पाकिस्तान में इनकर हो रहे हैं फॉरेन कस्टमर्स के लिए या सप्लायर्स के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, इनकर हो जाएंगे। आपने इनकर किए हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस आपके कस्टमर के क्लाइंट के लिए हो रहे हैं बिजनेस प्रेमिसेस पे, वो भी इनकर हो जाएंगे। मतलब आप लोग शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, बंदा को चाय पानी पिला देता है, दैट्स आर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वो उन्हें क्लेम कर सकता है। उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, एजेंट्स की मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग हो रही है, उसके ऊपर अगर आपने कोई एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। आपके ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस के ऊपर आप नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, उसके ऊपर आप इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके क्लेम हो रहे होंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं आप क्लेम कर सकते हैं। अब ये क्राइटेरिया आपने रट्टा मार लेना है बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आता है। 4 से 5 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आपको पास्ट पेपर में मिलेंगे जो इसमें से आ रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? जी जनाब क्लियर है, आगे चलें।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में आपको मल्टीपल टाइम मिलेगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है। अमाउंट की लिमिट नहीं है, अमाउंट की नहीं है, परसेंटेज नहीं है, रूल्स की है। आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल है, कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,28,000 इनकर्ड ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर फॉर बिजनेस पर्पज एंड अलाउड एक्सपेंसेस, कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए हुआ है एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर पे, तो ये अलाउ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड है ₹1,30,000 जो डायरेक्टर की पर्सनल होटलिंग वगैरह के ऊपर हुआ है, तो पर्सनल होटलिंग वगैरह के लिए ये अलाउ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। रिमेंबर, हमें पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमारे पास प्रोविडेंट फ़ंड जो है, पेंशन फ़ंड है, एनवेशन फ़ंड है, ये अप्रूव्ड भी होते हैं और अनअप्रूव्ड भी होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी फ़ंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है, तो वो कभी भी आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होगा। अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन करोगे अलाउ होगा, अनअप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन करोगे तो अलाउ आपको नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेचुटी फंड में, कोई भी अप्रूव पेंशन फंड में या कोई भी सुपर एनुएशन फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट की है तो 50% तक अलाउ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फ़ंड जो है वो मेंटेन किया हुआ है और फंड का जो टोटल बैलेंस था वो था 12 लाख रुपया, आपने इस साल उसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दी 7 लाख रुपया, तो वो देखेगा जी मैक्सिमम इसका लेगा 50%, वो कितना बनेगा 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपए तक जो है वो उसे क्या होगा, अलाउ होगा। ये जो एक्स्ट्रा किया है 1 लाख रुपए का, वो उसे क्या हो जाएगा, वो उसे डिसअलाउ हो जाएगा, वो क्लेम नहीं कर सकेगा। तो 50% तक फ़ंड का क्या होता है, हमें अलाउ होता है, उससे ज़रा हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद रिमेंबर, अगर आप किसी भी प्रोविडेंट फंड में, किसी भी पी फंड में या किसी भी फंड में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपने एक चीज़ मेक श्योर कर दी है कि जब आप इस फंड में से एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे तो आपने ये अरेंजमेंट की हुई है कि आप उसका टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। अंडर सेक्शन 149 टैक्स डिडक्ट होता है, मतलब आपने ये अरेंजमेंट की है, आपके पास विद होल्डिंग का सामान मौजूद है, अगर आप उसका टैक्स डिडक्ट कर लेंगे तो फिर आप उस फंड में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो अलाउ है। लेकिन अगर आपने पेमेंट्स की हैं और आपने उसका टैक्स नहीं डिडक्ट किया तो आपका पेमेंट्स जो हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे। तो रिमेंबर, सैलरी, अब देखिए पी फंड है, एक बंदा छोड़ जा रहा है, उसको आपने देना है प्रोविडेंट फंड, उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा, वो एम्प्लॉय के लिए था। एम्प्लॉयर के लिए जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस तभी क्लेम कर पाएगा जब पेमेंट कर रहा है कि उसने चीज़ मेक श्योर की है कि पेमेंट करते हुए टैक्स काट ले।
अगर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा तो वो क्या कर लेगा, एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर रहा होगा। उसके बाद है जी हमारे पास पेनल्टीज़। रिमेंबर वो तमाम पेनल्टीज़ जो वायलेशन ऑफ लॉ पे होती हैं, जो वायलेशन ऑफ लॉ पे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी पे हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, आपको डिसअलाउ होती हैं। आप उन्हें कभी भी अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। कभी भी आप उनको अपने एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो आपकी बिज़नेस पेनल्टीज़ होती हैं ना, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी हमेशा अलाउ होती हैं। आप उन्हें हमेशा क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप 30 दिनों में कपड़े सी के दे देंगे, 30 दिनों में कपड़े सी के नहीं दिए आपने, वो आपको के कोर्ट में ले गया, आपको फ़ाइन पड़ गया, ये फ़ाइन अलाउ है, डैट इज़ योर बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन आपने रिटर्न लेट जमा कराई, आपको वायलेशन ऑफ लॉ हुई, उस पर फ़ाइन पड़ गया, वो अलाउ नहीं होगा। चलान वायलेशन ऑफ लॉ है, इससे आप एक्सपेंस लेस नहीं करवा सकते। तो जो कानून की खिलाफ वर्जी के तहत होंगे वो कभी भी हमें बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होंगे। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, रिमेंबर पर्सनल एक्सपेंसेस हमारी हमेशा ड्राइंग्स होती हैं, और जो हम पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं वो भी हमें कभी भी अलाउ नहीं होते। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आपने कैपिटलाइज़ की हुई है या रिज़र्व फंड का पार्ट बनाई हुई है, वो भी हमें अलाउ नहीं होती। जैसे सिंकिंग फ़ंड क्रिएट कर लेते हैं या कैपिटलाइज़ कर लेते हैं, वो भी अलाउ नहीं होते। सिमिलरली जो अनरियलाइज्ड गेंस होते हैं वो भी अलाउ नहीं होते। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस या इम्पेयरमेंट लॉसेस वगैरह, ये भी हमें अलाउ नहीं होते टैक्स में। उसके बाद अगर आप बात करें कि एओपी है, ये ही एओपी के रूल्स हैं, यही एक रूल जो है वो हमने पढ़ना है। एक अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और ये इसके मेंबर्स हैं, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। अगर एओपी अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, कोई कमीशन पे कर रही है, कोई इनको इंटरेस्ट पे कर रही है, कोई रेम्यूनरेशन वगैरह पे कर रही है, तो रिमेंबर ये कभी भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। सैलरीज पेड टू पार्टनर, कमीशन टेस पेड टू पार्टनर, ये रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, ये क्या होती हैं, ये हमेशा डिसअलाउड होती हैं। ये क्या करनी पड़ती हैं, आपको ऐड बैक करनी पड़ती हैं। ये हमारी क्या है, इनएडमिसिबल है। वो कहता है भाई तुम इन्हें क्यों दे रहे हो, जब जब तुम इन्हें प्रॉफिट का शेयर दोगे, इनके प्रॉफिट के शेयर में से ये चीज़ें एडजस्ट कर लो, ये कभी भी आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होती। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक फर्म है एबीसी फर्म, ये एबीसी फर्म है, ये जिस घर में काम कर रही है ये पार्टनर बी का है, ये घर पार्टनर बी का है। उन्होंने पार्टनर बी ने अपना घर किराए पे दिया इस एबीसी फर्म को, और एबीसी फर्म इसमें काम कर रही है और ये रेंट पे कर रही है। अभी जो रेंट पे कर रही है बेसिकली ये इसका बिजनेस एक्सपेंस है। अब चूंकि ये इसका बिजनेस एक्सपेंस है, ये रेंट तो इसको एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगा, बिकॉज उसने किराए पे मार्केट से भी लेना था, इसने किराए पे क्या ले लिया है, अपने पार्टनर से ले लिया है। तो जो रेंट पे कर रहा होगा वो इसको बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अलबत्ता ये अगर पार्टनर को सैलरी, कमीशन, वेजिस कुछ भी पे कर रहा होगा वो कभी भी अलाउ नहीं होगा। वो हमेशा क्या कहलाते हैं आपके, हमेशा वो आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहला रहे होते हैं। जैसे सैलरी एंड वेज इंक्लूड सैलरी पेड बाय एओपी टू मिस्टर रशीद एंड मिस्टर हमीद 50,000 35,000 पर मंथ, और एओपी 25,000 पर मंथ पे करे मिस्टर रशीद को, अता को, जो रशीद का बेटा है। अब रशीद का बेटा मार्केटिंग मैनेजर है, अब बेटा जो है इज़ नॉट अ पार्टनर, बेटे को सैलरी पे कर रहे हैं तो ये अलाउ है एक्सपेंस के तौर के ऊपर। जो पार्टनर्स को पे की जा रही है वो कभी भी अलाउ नहीं होगी, वो डिसअलाउ है। जब हम एओपी का सवाल कर रहे होंगे तो एओपी के सवालों में हमने यही चीज़ देखनी है, हमने एओपी के सवालों में सिर्फ ये सारा कुछ ऐड बैक करना है और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो ये पेमेंट वाला रूल हमने कर लिया कि पेमेंट अकाउंट में 2.5 लाख तक होनी चाहिए, सिंगल पेमेंट जो है 25,000 तक होनी चाहिए,
यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवल फेयर, सारा कुछ इनके ऊपर कैश की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। सारा कुछ हमने देख लिया हुआ है और हमने बड़ा तफसील में इसको देखा था, बड़ा हमने इसको तफसील में इसको समझा था। जैसे ये एग्जांपल है कि टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं वो ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 4,50,000 रुपये के हैं। सारी पेमेंट क्रॉस चेक के ज़रिए हुई हैं, लेकिन एक 40,000 एक 9,000 रुपया कैश में हुआ है। तो 9,000 तो 25,000 से कम है, ये तो अलाउ हो जाएगा। ये 25,000 से ऊपर है, कैश में होगा, ये क्या होगा, इस बंदे को डिसअलाउ हो जाएगा। फिर टोटल ऑफिस एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द ईयर 249। ओके, सारी पेमेंट चेक के ज़रिए हुए हैं, एक 20,000 है, एक 9,000 कैश में हुआ है, तो ना कोई चीज़ भी डिसअलाउ नहीं होगी, सारी की सारी क्या होगी, अलाउ होगी। फ्रेट पे की है 1.5 लाख रुपया कैश में, ये सारा अलाउ है, बिकॉज फ्रेट, ट्रैवलिंग फेयर जितना भी हो हम कैश में पे कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर ने प्रिंटिंग चार्जेस पे किए हैं 1.5 लाख रुपए के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। जैसे एक सवाल है, फॉलोइंग पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस आर मेड अदरवाइज देन थ्रू क्रॉस चेक, कि ये सारी पेमेंट जो हैं चेक के ज़रिए नहीं हुई बल्कि किसके ज़रिए हुई हैं, जो कैश है हमने कैश के ज़रिए पेमेंट की है। अब रेंट पेड किया है ऑफिस प्रेमिसेस का, भाई कैश में पे किया है, डिसअलाउ है। एयर टिकट्स, ट्रैवल फेयर अलाउ होता है। पेमेंट ऑफ 1 मंथ सैलरी, एक महीने की सैलरी 32,000 रुपये तक की अलाउ है, ये 1.25 पे की है, डिसअलाउ हो जाएगा ये। बिल फॉर रिपेयर ऑफ कार, भाई 4,20,000 डिसअलाउ। बिल इलेक्ट्रिसिटी अलाउ है, टेलीफोन बिल अलाउ है, प्रोफेशनल टैक्सेस अलाउ है, ऑडिट फ़ी नहीं अलाउ, जैसे सरकारी फ़ी थोड़ी होती है। कंसल्टेंट को पे किया है, ये भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, बाकी सारे जो है इसको क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे, इसको ऐड बैक करने पड़ेंगे। उसके बाद सैलरी का हमने पढ़ लिया कि 32,000 तक जो है कैश में होती है, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं और उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं या अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, अगर वो अपनी सेल्स की प्रमोशन के ऊपर, अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अपनी पब्लिसिटी के ऊपर अखराजात वगैरह कर रहे होते हैं, तो रिमेंबर इनको इनके टर्नओवर का मैक्सिमम 10% तक ये एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। इतने इनको इनके टर्नओवर का मैक्सिमम 10% तक जो है वो क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स अलाउ होते हैं। अगर 10% से ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंसेस किए होंगे तो वो इन्हें क्या हो जाएंगे, वो इनको डिसअलाउ हो जाएंगे। जैसे फैज़र फार्मा अब मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है, इसका टर्नओवर है 20 मिलियन का और इसने सेल्स प्रमोशन की है 5 मिलियन की, तो सर 20 का आप 10% लें, कितना आता है, 2 मिलियन। मैक्सिमम 2 मिलियन तक इसको एक्सपेंसेस अलाउ होने चाहिए, इसने कितने कर दिए, 5 मिलियन के, तो 5 माइनस 2 कितना है, जवाब 3। ये 3 मिलियन जो है वो इसको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। फिर क्लिनिक्स, अब ये ट्रेडर है, इसका टर्नओवर इतना, इससे एक्सपेंसेस के, इसको कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं, बिकॉज ये रूल किसके लिए है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के ही लिए है। उसके बाद है जी कैटरीना टेक्सटाइल, इसका टर्नओवर 20 मिलियन है, इसके प्रमोशन के ऊपर 5 मिलियन हुए हैं, इसको भी कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी, सारा कुछ क्या कर सकते हैं, ये क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद है बिल्स वगैरह हम कैश में पे कर सकते हैं, हम भी पढ़ आ चुके हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा एफबीआर जो है, एफबीआर ने कुछ बिज़नेस को कह दिया हुआ है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगानी है, आपने अपने कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटीग्रेट जो है वो कर देने हैं हमारे साथ। जिसने कर दिया ठीक है, जिसने नहीं किया, रिमेंबर वो जितने अपने टोटल एक्सपेंसेस क्लेम करेगा ना फॉर द ईयर, फॉर एग्जांपल कहता जी मेरा इस महीने का, इस साल का ख़र्चा जो है वो 3 लाख रुपए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, उन खर्चों का हम लेंगे 8%। 8% जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब इसकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो एफबीआर ने कह दिया कि आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगानी है तो लगानी है, उसने कहा है इंटीग्रेट करेंगे तो आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो 8% जो है वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि ये वाला पॉइंट
कि अगर आपने सेल्स करनी है ना, तो कहता है जी सेल्स करें हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन को, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। जो किस में रजिस्टर्ड हैं? जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन हैं। वो लोग जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको रोक रहे हैं कि उनको सेल ना करो या अपनी सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करो। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो आपको कुछ कॉस्ट या कुछ खर्चे जो हैं वो क्या कर दिए जाएंगे? डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अब वो खर्चे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? हम लेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो हमने इस साल क्लेम करने थे, और हम लेंगे एवरेज एक्सपेंडिचर ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब यहाँ पे सी जो है ना, रिमेंबर हम लेते हैं वो पर्सन की सेल्स जो 100 मिलियन से ज़्यादा होती है। देखें, ये इसने हमें लिमिट लगा दी है। इसने कहा है कि भाईजान आपने अगर सेल्स करनी है तो सेल्स मस्ट बी गो थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन। जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने उनको ही सेल्स करनी है। हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर सकते हैं, उसने कहा जी करो, मसला ही कोई नहीं है। अब उसमें लिमिट लगा दिया कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, अगर आपकी सेल्स टोटल सालाना 100 मिलियन से कम है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 100 सेल्स कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और आपकी सेल्स अगर 100 मिलियन से ज़्यादा है, फिर वो क्या करेगा? आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसअलाउ कर रहा होगा। अब वो डिसअलाउ कैसे होंगे, उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम डिसअलाउ कर रहे होंगे। कहते हैं मिस्टर पावा हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज बिज़नेस। उसने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या दी है? अपने बिज़नेस के लिए प्रोवाइड की है। सेल्स है 730 मिलियन की, एक्सपेंसेस हैं 230 के, प्रॉफिट है 500 मिलियन का। फर्दर ही हैज़ प्रोवाइडेड द सेल्स इंक्लूड 140 मिलियन टू मिस्टर लावा। इसमें 140 की सेल्स लावा की हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, और 90 सेल्स की हैं खिलाड़ी को, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। हमने इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालनी है। देखिए जी, हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो तो गिवन है 500 का। अब सेल्स आप अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, उसकी सेल्स 100 मिलियन से कम है तो कोई मसला नहीं है, मतलब खिलाड़ी को सेल्स की हैं कोई मसला नहीं है। हाँ, इसको अगर सेल्स की हैं 100 मिलियन से अबव है, इसका अब क्या होगा? मसला होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लेंगे 10% ऑफ जो एक्सपेंसेस इसने क्लेम किए हैं वो, तो 230 का हम लेंगे 10%, वो कितना आ जाएगा? 23 मिलियन। और अब हम लेंगे एवरेज एक्सपेंसेस, फॉर्मूला होगा ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब देखें, ए किसे कहते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ रिडक्शंस क्लेम अंडर दिस पार्ट, के इस महीने में कितने रिडक्शंस ले रहे हैं। बी क्या होगा? टोटल टर्नओवर होगा। और सी क्या होगा? आपका 100 मिलियन या सेल्स पर पर्सन होगी। अब देखें, हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं? 230। ए है हमारे पास 230, बी है हमारे पास टर्नओवर कितना है? 730 का है, और सेल्स कितनी की हैं? 140 की। तो 230 ओवर 730 मल्टीप्लाई 140, क्या आंसर आएगा? डिवाइड बाय 730 मल्टीप्लाई बाय 140, आपका आंसर आएगा 44.1। तो आप अपोशन करते हैं तो 44.1 आते हैं। 10% लेते हैं 23, इसमें से हम देखेंगे लोअर क्या है। लोअर 23 है, तो जो लोअर होगा वो हम डिसअलाउ करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो अब इसका प्रॉफिट कितना कंसीडर होगा? 523 मिलियन कंसीडर होगा। ये वाला रूल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, और ये आ सकता है। तो इस तरह से आपको जो एक्सपेंसेस गिवन किए होंगे आप उनका 10% लेंगे, और आप कंपेयर करेंगे इस तरह से एवरेज आउट एक्सपेंसेस को। फिर जो जवाब आएगा, जो लोअर अमाउंट होगी, वो हमें क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बिज़नेस का न्यूमेरिकल आपने करते हुए याद रखने हैं। क्या कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन होगी, वो हमेशा सारा क्या होगा? डिसअलाउ होगा। अगर आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं लेसर वगैरह को, सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो डिसअलाउ होता है। आप यूटिलिटी कंपनीज को सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं, वो डिसअलाउ होता है। चैरिटी वगैरह ज़कात वगैरह पे करेंगे, ये डिसअलाउ होती है। चैरिटी का ज़कात के जो अपने रूल्स हैं, रिबेट्स वो मिल रहे होंगे। आपने कोई प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए हैं वो अमोर्टाइज होंगे। टेंजिबल्स इनटेंजिबल्स लिए डेप्रिशिएट होंगे। प्रोविजन जितनी भी हैं
वो क्या होती हैं, हमारी डिसअलाउ होती हैं। चैप्टर में ही आपको ये टेबल मिलेगा, समरी शीट होगी, इस समरी शीट को आपने पढ़ लेना है। जिसमें लिखा हुआ है कि भाईजान ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं डिसअलाउ होंगे। जो डिसअलाउ होंगे वो सारा इनएडमिसिबल हैं, वो हम क्या करते जाएंगे, ऐड बैक करते जाएंगे, और ऐड बैक करते जाएंगे तो सारा हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा। तो बेसिकली ये प्रॉपर लिस्ट है, आप इसको सारा पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो हमें क्या हो रहे होते हैं, डिसअलाउ हो रहे होते हैं। जी जनाब, क्लियर है ये।